हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। चलिए आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन सीखने के लिए सबसे पहले आप सभी को मुख्यतः कुछ बेसिक चीज़ें जानना अति आवश्यक है। सबसे पहली चीज़ है कि सब्जेक्ट क्या होता है। किसी भी वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है उसका बहुत ही अहम रोल होता है। सब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्ता, यानी करने वाला। कोई भी वाक्य होगा, उस वाक्य में जो काम हो रहा है उस काम को कौन कर रहा है, जो कर रहा है वही हमारा क्या होगा, कर्ता होगा, यानी सब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे हम कि जैसे रोहित खाना खाता है। रोहित खाना खाता है। तो ये इस वाक्य में आप बता सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या होगा। इस वाक्य में जो सब्जेक्ट होगा, आप देखिए, रोहित खाना खाता है। इसका मतलब खाना खाने का काम कौन कर रहा है। जब हम कौन से प्रश्न करते हैं तो उससे पता चलता है कि हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता कौन होगा। जैसे खाना कौन खाता है, इसका मतलब रोहित खाता होगा। तो जो खाता है वो क्या होगा, करने वाला। करने वाला क्या है, करने वाला क्या होगा, ये रोहित ही तो है। तो इसी को क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत है कि वर्ब क्या होता है। वर्ब मीन्स क्रिया। किसी भी वाक्य में क्या हो रहा है, यानी कौन सा काम हो रहा है। किसी में खाना खाया जा रहा है, पानी पिया जा रहा है, या कोई पानी पीता है, खाना खाता है। जैसे इसी वाक्य जो एग्जाम्पल है, इसमें कौन सा काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, यानी खाता है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, क्रिया हो गया। क्या हो गया, क्रिया। इसी को क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ठीक है। और तीसरा होगा हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। अब बताइए, कर्म जो काम हो रहा है वाक्य में, उस काम का असर जिस पे पड़े, मतलब जो काम करता है, कौन सा काम करता है। जैसे रोहित क्या खाता है, क्या करने से, मतलब क्या प्रश्न करने से जिसका जवाब आए वो समझ जाइए कि वो वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। जैसे रोहित क्या खाता है, इसका मतलब खाना खाता है, और जो खाना है वो क्या हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, कर्म। कौन सा कर्म कर रहा है, खाना खा रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों। तो ट्रांसलेशन सीखने के लिए मुख्यतः हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक है सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, और तीसरा ऑब्जेक्ट। अगर इसी को हम क्या कर दें, ट्रांसलेशन कर दें, इसी वाले का हम क्या कर दें, ट्रांसलेशन कर दें इंग्लिश में, तो बताओ क्या होगा। ट्रांसलेशन इसका जो इंग्लिश में होगा वो होगा रोहित ईट्स फूड। रोहित खाना खाता है। अब बताओ यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या होगा। सब्जेक्ट हमेशा जिस स्थान पे पहले था हिंदी वाले वाक्य में, उसी स्थान पे इंग्लिश वाले वाक्य में भी रहेगा। मतलब रोहित ही हमारा पहले सब्जेक्ट था, और रोहित क्या है, इस बार भी सब्जेक्ट होगा मेरा। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब ये बताओ ईट्स क्या होगा और फूड क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, हमने जो बीच में था खाना, वो खाना क्यों क्या माने थे, कर्म माने थे, कर्म था। और इस बार खाने की इंग्लिश जो होती है फूड, और फूड क्या होगा, लास्ट में आ गया। तो इस बार ये क्या हो गया, स्थान परिवर्तन हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। और ईट्स खाता है, तो ईट्स मैंने क्या होता है, खाना। ईट क्या है, वर्ब है, ये बीच में आ गया। तो जब भी हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो सब्जेक्ट का स्थान तो वही रहता है। सब्जेक्ट
नहीं बदलेगा, सब्जेक्ट का स्थान नहीं बदलेगा जब भी हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर देते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट और वर्ब का जो स्थान होता है वो इंटरचेंज हो जाता है, मतलब वर्ब पहले आ जाता है और ऑब्जेक्ट बाद में चला जाता है। ये बेसिक रूल हैं जो आपको ट्रांसलेशन में सीखने अति आवश्यक हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम शुरू करते हैं टेंस। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, टेंस के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टेंस जो टेंस शब्द है, यानी टेंस शब्द का जो उद्भव हुआ है, शब्द का उद्भव हुआ है लैटिन शब्द है टेम्पस। क्या है? टेम्पस, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ टाइम, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ टाइम होता है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा टेंस है, टेंस का जो उद्भव हुआ है वो लैटिन शब्द है टेम्पस से हुआ है, और जिसका अर्थ होता है टाइम। मतलब टेंस का सेंस इससे हम लगा सकते हैं कि टेंस का मतलब भी समय से है, लेकिन जो टेंस है वो क्या है? एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्या है टेंस? क्या है? एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, या समझिए कि वर्ड है। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। लेकिन टाइम क्या है? टाइम क्या है? एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है। इसका उपयोग हम नेचुरल सेंस में करते हैं, नेचुरल कॉन्सेप्ट है। बस इतना ही अंतर है कि टेंस और टाइम में। लेकिन अगर हम टेंस की परिभाषा लिखें, डिफिनीशन लिखना हो, तो डिफिनीशन क्या होगा? डिफिनीशन होगा टेंस is that form of verb which shows not only the time of action of an action, but also it shows the state of an action. और इवेंट्स। कहने का मतलब ये है कि टेंस वर्ब की ऐसी फॉर्म होती है जो सिर्फ टाइम ही नहीं बताती, बल्कि उस कार्य की अवस्था का भी बोध कराती है। समझ में आया दोस्तों, बच्चों? तो अब हम पढ़ेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। मतलब ये टाइम से है तो इसका मतलब क्या हुआ? टेंस जो हमारा कार्य होगा या तो वर्तमान काल में होगा, या तो भूतकाल में होगा, या तो भविष्य काल में होगा। इसलिए टेंस हमारे कितने प्रकार के बनेंगे? टेंस हमारे बनेंगे 3 प्रकार के। कौन कौन से बच्चों? चलिए वही पढ़ना शुरू करते हैं, 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो टेंस हमारे होंगे 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला होगा प्रेजेंट टेंस, दूसरा होगा पास्ट टेंस, और तीसरा होगा फ्यूचर टेंस।
प्रेजेंट टेंस क्या होता है? ऐसा वाक्य जो हमें वर्तमान या ऐसा कार्य जो वर्तमान काल में हो रहा हो या वर्तमान काल का बोध कराए, वो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। ऐसा वाक्य जो हमें भूतकाल का बोध कराए या भूतकाल में हो रहा हो, उसे क्या बोलेंगे? पास्ट टेंस बोलेंगे। ऐसा वाक्य या ऐसा टेंस जो हमें भविष्य काल का बोध कराए, उसे क्या बोलेंगे? फ्यूचर टेंस बोलेंगे। यानी जो काम भविष्य में हो रहा होगा वो क्या होगा? फ्यूचर टेंस होगा। जो कार्य भूतकाल में हो रहा होगा या भूतकाल में हो चुका होगा, वो क्या होगा? पास्ट टेंस में होगा। और प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान काल में हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। हिंदी लिखना चाहो तो बच्चों लिख सकते हो। ये होगा वर्तमान काल, ये होगा भूतकाल और ये होगा भविष्य काल। अब इन तीनों टेंस के भी चार प्रकार के होते हैं। वो भी चार्ट बना लेते हैं हम लोग फटाफट, फिर फार्मूला लिखने में आसानी होगी। तो पहला होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा होगा अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों, ऐसे ही जैसे प्रेजेंट टेंस का 4 भाग हैं, 4 पार्ट में हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी अगर देखा जाए तो वर्तमान अनिश्चित काल, वर्तमान जारी काल, वर्तमान पूर्ण काल, वर्तमान पूर्ण जारी काल। मतलब इसका होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि वर्तमान में कोई काम शुरू हुआ, वर्तमान में इसका काम पूरा हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। और इसमें क्या मतलब कुछ समय पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इसका मतलब क्या होता है कि कोई कार्य वर्तमान काल में तो शुरू हुआ, लेकिन कुछ समय पहले से कुछ समय पहले से शुरू हुआ और वर्तमान काल में ख़त्म हो गया। ठीक है। ठीक जैसे प्रेजेंट टेंस में 4 प्रकार के होते हैं, वैसे ही भूतकाल में भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बच्चों स्पेलिंग के लिए और राइटिंग के लिए माफ़ी चाहता हूँ। भविष्य जैसे ही पास्ट टेंस में 4 प्रकार के होते हैं, वैसे फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, टी लिख दे रहे हैं बच्चे, समझ जाना। दूसरा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं बच्चों, समझ जाना। ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है इसलिए थोड़ा शॉर्ट लिखना पड़ेगा। ये होगा परफेक्ट टेंस। और ये चौथा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड टेंस। बच्चों देख लीजिए, ये पूरा टेंस का चार्ट है। पहले हम टेंस को डिवाइड किए 3 पार्ट में,
प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। एंड सभी को हमने फिर 4-4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। प्रेजेंट के भी 4 पार्ट होंगे, पास्ट के भी 4 पार्ट होंगे और फ्यूचर के भी 4 पार्ट होंगे। चारों के भी हम बारी बारी से पहचान देख लेते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये कौन से टेंस में है, और उसका फिर फार्मूला देखेंगे कि कैसे ये कैसे ट्रांसलेशन में कैसे इसको बनाएंगे। ठीक है बच्चों, आप ठीक है रफ करने जा रहे हैं, पूरा रफ कर दे रहे हैं। अब 1 बाय 1 पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालिए प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस अगर कोई वाक्य है, कोई भी वाक्य अगर प्रेजेंट टेंस में है तो उसको कैसे पहचानेंगे? लास्ट में अगर है आ जा रहा है, मतलब क्या होगा? है। पहचान क्या होगी प्रेजेंट टेंस की? सबसे पहले अगर किसी भी वाक्य में, यानी वाक्य के अंत में क्या हो? है आ जाए, है यानी हा शब्द आ जाए, क्योंकि हा आएगा तो उसमें कहीं भी है होगा, हूँ होगा, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए अगर हा आ रहा है, हूँ, आए, तो समझ जाना कि ये किस में है? प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे वह खाता है, वह सोता है, तुम नहा रहे हो, वह नहा रहा है, मैं खा चुका हूँ, वह पढ़ चुकी है। वे 2 घंटे से मैच देख रहे हैं। बच्चों, इन सभी वाक्यों को गौर से देखो। क्या आपको कोई चीज़ कॉमन लग रही है जो अंत में आ रही हो? जैसे यहाँ पे देखो, इस वाक्य में है, इस वाक्य में है, इस वाक्य में हो, इस वाक्य में है, इस वाक्य में हूँ, इस वाक्य में है और इस वाक्य में है। तो इससे क्या पता चलता है? ये सारे जो वाक्य हैं ये किस में है? प्रेजेंट टेंस में। किस में है? प्रेजेंट टेंस में है। अब धीरे धीरे देखो, ये जो वाक्य हैं किस में है? ये इंडेफिनिट में है। किस में है? इंडेफिनिट में है, मतलब अनिश्चित है। वह खाता है, वह सोता है। देखो ये किस में है? रहे हैं, मतलब नहा रहे हैं, कंटिन्यूअस है, जारी है, काम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस में हो गया। चुका है मतलब काम पूरा हो चुका है, मतलब वो खा चुका है, खाना खा लिया है। तो ये क्या होगा? ये किस में होगा? परफेक्ट में होगा। देखो ये 2 घंटे से मैच देख रहे हैं, तो देखो एक इसमें समय भी आ रहा है 2 घंटे से, मैंने कि समय पूर्व शुरू हुआ है और अभी भी जारी है। इसका मतलब क्या हुआ? ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस में है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। तो इस तरह से प्रेजेंट टेंस जो होगा वो कितने टाइप का होगा? 4 प्रकार का होगा। तो चलो सबके नाम लिखते हैं, इसके बाद फिर पढ़ना शुरू करते हैं।
चूँकि हम पहले ही चार्ट बना चुके हैं, सभी टेंस को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला जो टेंस होगा अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वर्तमान अनिश्चित काल। सबसे पहले हम लिखेंगे पहचान। पहचान मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो किसी भी वाक्य के अगर अंत में, यानी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आवे तो किस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। एग्जाम्पल के तौर पर पहले समझते हैं कि वह लिखता है, वह लिखता है, तुम सोते हो। देख लो, मैं पानी पीता हूँ, इन सभी वाक्यों को गौर से देखने पे पता चलता है कि लास्ट में क्या आ रहा है? ता है, ती है, ते हैं, ये सब क्या है? इससे ये पता चलता है कि जो किसी भी वाक्य में अगर लास्ट में ता है, ते है और ता हूँ ऐसे वर्ड आते हैं तो ये कौन से टेंस में होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होंगे। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव। चलिए सबसे पहले यहाँ हम देख लेते हैं कि वाक्य जो हमारे होते हैं वो हम कितने प्रकार के मुख्यतः बनाते हैं या बनाए जाते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, सकारात्मक सकारात्मक ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे काम का जिससे ये पता चलता है कि कोई काम हो रहा है या जिससे काम के होने का पता चलता हो, वो क्या कहे, वो किस में होंगे? सकारात्मक होंगे। जैसे जैसे हम चाय पीते हैं, चाय पीते हैं, ये किस में होंगे? अफर्मेटिव। नेगेटिव क्या होता है? नकारात्मक। नेगेटिव वाक्य क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव वाक्य क्या हो गए? नकारात्मक। नकारात्मक मतलब जिससे ये पता चले कि कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे हम चाय नहीं पीते हैं, ये क्या हो गए? नकारात्मक यानी नेगेटिव हो गए। और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव इसे क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मुख्यतः होते हैं दो प्रकार के होते हैं। तो अगर हम पहले उदाहरण से समझते हैं कि क्या हम चाय पीते हैं, ये हो गया यस नो टाइप का, यस नो टाइप का। मतलब ऐसे वाक्य जो प्रश्नवाचक तो हों लेकिन जिनका उत्तर हम यस या नो में दे सकें। जैसे इस वाक्य में देखो, क्या हम चाय पीते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? या तो यस या तो नो। यस हम चाय पीते हैं, नो हम चाय नहीं पीते हैं। तो ये क्या हो गए? यस नो टाइप। दूसरा क्या होता है कि
WH टाइप, यानी कौन चाय पीता है, कौन चाय पीता है। ये क्या हो गए, WH टाइप, मतलब ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसको हम WH से शुरू करते हैं। जैसे हु, कौन का क्या होता है, हु टेक्स टी, कौन चाय पीता है। जैसे यहाँ पे हम क्यों चाय पीते हैं, ये भी क्या है, ये भी है WH, क्योंकि ये भी किससे बनेगा, वाई से बनेगा। इसमें भी एक होगा अफर्मेटिव वाला, यानी सकारात्मक वाले, जैसे क्या हम चाय पीते हैं, और एक होगा नेगेटिव वाले, जैसे क्या हम चाय नहीं पीते हैं। ऐसे इसमें भी कौन चाय पीता है, कौन चाय नहीं पीता है, हम क्यों चाय पीते हैं, हम क्यों चाय नहीं पीते हैं। चलिए अब बारी बारी से फार्मूला लिखते हैं, फिर ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला। अफर्मेटिव सेंटेंस फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ में लगाएंगे यस या ईएस। चलिए दूसरी बात, इसको इस तरह से लिखते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट कैसा हो, यदि सब्जेक्ट एक वचन यानी सिंगुलर हो तब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ में हम लगाएंगे यस या ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस वाले फार्मूले के हिसाब से हम ट्रांसलेशन करेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं। वह मैदान में खेलता है। वह मैदान में खेलता है। देखो वह क्या है, सब्जेक्ट हमारा वह है और वह कैसा है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के केस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, ही प्ले के साथ में यस या यस, तो यस लगाएंगे, प्लेस और इन द ग्राउंड। जैसे तुम टीवी देखते हो, तुम टीवी देखते हो। तो यू क्या है, प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट है। तो यू के साथ में हम क्या प्रयोग करेंगे, जो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें यस यस का प्रयोग इसके अकॉर्डिंग करेंगे। इस वाले फार्मूले के हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। तो इस वाले फार्मूले के हिसाब से जब प्रयोग करेंगे तो वर्ब के साथ में यस यस का प्रयोग नहीं करते। यू वॉच
टीवी। आई के साथ में हम प्रयोग करेंगे हमेशा, आई के साथ में जो, जैसे हम इसको ट्रांसलेशन करके दिखा रहे हैं आपको, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। इसका ट्रांसलेशन होगा आई रीड। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन मान लो या कुछ मान लो, क्योंकि आई क्या है, वैसे तो सिंगुलर है, बट आई के साथ में हम हमेशा प्लूरल की तरह जो हमारा होता है उसका बिहेव करते हैं। तो आई के साथ में क्या होगा, आई रीड्स नहीं होगा, आई रीड होगा, मैं किताब पढ़ता हूँ। समझ में गया? ये एक अपवाद है, इसे नोट करना। ये हो गया हमारे अफर्मेटिव का फार्मूला। चलिए अब शुरू करते हैं नेगेटिव का फार्मूला। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस डस बटा डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। डस का प्रयोग हम सिंगुलर वाले वर्ब के साथ में करेंगे। नहीं, हम जब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर, तब डस का प्रयोग करेंगे। डस का प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तब डू का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। तुम कहानी पढ़ते हो, कहानी नहीं पढ़ते हो, नेगेटिव बना रहे हैं, इसलिए क्या होगा, नहीं पढ़ते हो। वह पत्र नहीं लिखता है। तो यू क्या है, प्लूरल, और इसके साथ में क्या प्रयोग करेंगे, प्लूरल के साथ में डू, प्लूरल के साथ में क्या प्रयोग करेंगे, डू करेंगे। तो यू डू नॉट रीड, यू डू नॉट रीड द स्टोरी। वह पत्र नहीं लिखता है। तो ही के साथ में, ही क्या है, सिंगुलर है, तो ही के साथ में क्या करेंगे, ही डज। सिंगुलर के केस में क्या करेंगे, डज। ही डज नॉट राइट ए लेटर। यहाँ भी आई के साथ में क्या प्रयोग करेंगे, जैसे मैं गाना सुनता हूँ। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, मैं गाना नहीं सुनता हूँ, सॉरी नेगेटिव बना रहे हैं, तो मैं गाना नहीं सुनता हूँ। तो इसका जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, आई
वैसे तो आई क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन है, बट इसके साथ में हम डू का प्रयोग करते हैं। आई डू नॉट लिसन सॉन्ग, लिसन ए सॉन्ग। ठीक, ये हो गया अपना नेगेटिव वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। चलिए अब शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। पहला तो हम लिखेंगे एसनो टाइप वाला, एसनो टाइप। एसनो टाइप का जो फार्मूला होगा वो हम अफर्मेटिव का लिखेंगे, यानी अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। फार्मूला डज बटे डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क निशान। इसी का हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव वाला, यानी WH का ही क्या होगा, नेगेटिव का, नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, डज बटे डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझते हैं। क्या तुम दौड़ते हो, क्या तुम दौड़ते हो। क्या वह रोता है, क्या वह रोता है। तो इसका कैसे, देखो यू आ रहा है, यू के साथ में हमेशा क्या पढ़ते थे, डू का प्रयोग करते थे, डू का प्रयोग करते थे। तो डू यू रन, डू यू रन, क्या तुम दौड़ते हो। और डज ही क्या है, वाह, वाह का इंग्लिश होगा ही, और ही के साथ में क्या प्रयोग करते हैं, डज, यानी डज ही वीप, डज ही वीप। इसी का नेगेटिव बनाना हो तो क्या होगा, क्या वह नहीं दौड़ता है, क्या वह नहीं दौड़ता है। तो क्या हो जाएगा, डज ही नॉट रन। ऐसे ही इसका नेगेटिव बनाना क्या होगा, डू यू नॉट रन, अरे सॉरी, डू यू नॉट रन नहीं, हाँ दिख सही तो है। ठीक, ये हो गया इंट्रोगेटिव का एसनो टाइप। एसनो टाइप का दोनों फार्मूला हो गए, अफर्मेटिव वाले फार्मूले और नेगेटिव वाले फार्मूले। अफर्मेटिव का एग्जांपल क्या होगा, क्या तुम दौड़ते हो, डू यू रन। और नेगेटिव का क्या होगा, क्या तुम नहीं दौड़ते हो, डू यू नॉट रन। ये हो गया नेगेटिव का, इसको ले देते हैं नेगेटिव का। ठीक है, क्या वह दौड़ता, क्या वह रोता है, डज ही वीप, क्या वह नहीं दौड़ता है, डज ही नॉट रन। ये हो गए एसनो टाइप का। अब चलिए बढ़ते हैं WH टाइप का।
WH टाइप। WH टाइप, WH टाइप भी दो प्रकार के इसका फार्मूला होगा। क्या होगा? एक अफर्मेटिव का होगा, एक अफर्मेटिव का होगा, एक होगा नेगेटिव का। अफर्मेटिव सेंटेंस का देख लेते हैं पहले। तो पहले जो WH वर्ड होगा, WH होगा WH प्लस डज बटे डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव वाला नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? WH प्लस डज बटे डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझते हैं। तुम क्यों स्कूल जाते हो? Why do you go to school? Why do you go to school? देखो WH टाइप का मतलब क्या है? WH आ रहा है ना पहले, WH वर्ड, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वह कब सोता है? वह कब सोता है? When does he sleep? When does he sleep? वह कब सोता है? ऐसे where का प्रयोग कर सकते हैं। वह नहीं तुम कहाँ जाते हो? ऐसे हम हु का प्रयोग कर सकते हैं। कौन सोता है? ठीक है। इसी का अगर नेगेटिव बनाना हो तो क्या होगा? नेगेटिव तुम क्यों नहीं स्कूल जाते हो? तुम क्यों स्कूल नहीं जाते हो? दोनों बना सकते हो। नेगेटिव बनाना क्या होगा? नेगेटिव के लिए हो गया why do you not go to school? मतलब होगा तुम क्यों नहीं स्कूल जाते हो? ठीक, ये हो गया नेगेटिव। ये अब अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ख़त्म हो गया है। अब इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। अब फिर अगले दिन कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, नमस्कार, जय हिंद।